वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है अमित शाह और मोदी जी से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमित शाह नरेंद्र मोदी किताब वाला। से स्टार्ट करते हैं। किताब वाला कैमरा आगे तो नहीं, थोड़ा सा बहुत। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है ललन टॉप का वीकली लिटरेरी प्रोग्राम जिसका नाम है किताब वाला। अपन किताबें पढ़ते हैं, कभी कभी साथी भी पढ़ते हैं और फिर ऑथर महाराज को इनवाइट करते हैं बातचीत के लिए। आज की किताब है भारत कैसे हुआ मोदीमय, ऐतिहासिक जीत की अंतरकथा। कवर पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर है और पीछे वर्कर्स की। इसके राइटर हैं संतोष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है संतोष कुमार जी आपका। इस किताब को प्रभात प्रकाशन ने छापा है। पेपर बैग की कीमत 300 रुपये है। आई एम श्योर ये जो सारी ई कॉमर्स की साइट्स हैं उन पे किताब और सस्ते में होगी। नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये अभी हमें प्रमोशन का पैसा नहीं देते हैं। किताब हमने पढ़ी। संतोष कुमार जी हमारे पुराने मित्र हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। किस तरह की इनसाइड इन्फॉर्मेशन की? सिंगापुर में पढ़ाई लिखाई करने वाला एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी की कोर टीम का मेंबर कैसे है। आप में से ज़्यादातर लोग इस व्यक्ति का नाम नहीं जानते होंगे। या फिर इनसाइड इन्फॉर्मेशन कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी के पूरे सोशल मीडिया को देखता है वो खुद सोशल मीडिया पे है ही नहीं। या फिर इनसाइड इन्फॉर्मेशन कि लोकसभा चुनाव में किस राज्य की लिस्ट देखकर अमित शाह पूरी तरह भड़के और मीटिंग बीच में रोक के प्रभारी महासचिव से कहा कि जाइए पहले ये बयान देकर आइए, उसके बाद मीटिंग आगे करूंगा। या फिर जब असम की जीत की खबर मिल रही है तो कहाँ की जीत की तैयारी शुरू करना, गृह मंत्री बने हैं लेकिन शाम को क्या मीटिंग लेनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि 2014 की जीत के फौरन बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 की जीत की तैयारी कर दी थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, एक ज्वार नहीं था, एक खुमार नहीं था, या कुछ बयान या कुछ कैंडिडेट्स की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कैसे कदम दर कदम बढ़ा के 2014 की जो 282 की टैली थी उसको 2019 में 303 पे पहुंचाया, जबकि बिहार में उनकी सीटें घट गई, जीते से कम पे रहीं। उनके बारे में विस्तार से है और चरणबद्ध ढंग से है कि 2014 में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने रिजल्ट आने से पहले आरएसएस को कैसे मनाया, फिर अमित शाह ने क्या किया, ताल कटोरा के भाषण में क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के भाषण में क्या कहा, कैसे अपना संगठन बनाया बढ़ाया, वो सब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए संतोष कुमार जी कि आपने किताब में जिक्र किया है नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी भी है आपको बधाई देते हुए। विचार कैसे आया ये किताब लिखने का? काफ़ी समय बीत चुका है, कई लोगों ने ये भी सवाल उठाया होगा कि साहब अब तो 4-5 महीने हो गए हैं, अब आप क्या अंतर कथा बता रहे हैं? निश्चित तौर से किताब लिखने की कोई मेरी हॉबी या कोई ऐसी मेरा शौक़ नहीं था, लेकिन एक सीक्वेंस ऐसा बनता है कई बार की चीज़ें आप कंपेल हो जाते हैं लिखने के लिए। जी 29 मई की बात है जब अरुण जेटली ने एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। उस दिन मुझे लगा कि कैंपेन जो बीजेपी का चल रहा था, मैंने कैंपेन को बहुत करीब से देखा था, या यूँ कहिए कि मैं उस कैंपेन का जैसे एक विजुअलाइजेशन होता है, मैं वो पूरी तरीके से अपनी आंखों से मैंने देखा था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए। संयोग कहिए या जो भी कहिए, मैं चूँकि जिस अखबार में काम कर रहा हूँ उसमें इतना स्पेस नहीं था कि हम वो सारी चीज़ कैरी कर सकें। हमने लिख के दिया लेकिन वो छोटे से अंश में आई चीज़ें, उस तरीके से चीज़ें नहीं आई। तो मेरे अंदर भी एक कुलबुलाहट थी। मैंने एक ब्लॉग लिखा तो मेरे एक साथी ने उस ब्लॉग को पढ़ा और ब्लॉग पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि यू आर वेस्टिंग योर इन्फॉर्मेशन, वाई आर यू नॉट राइटिंग अ बुक। मैंने कहा मैं किसी पब्लिशर को नहीं जानता। उन्होंने इमीडिएट पब्लिशर को फ़ोन किया, पहले मेरा ब्लॉग डिलीट करवाया, फिर पब्लिशर को फ़ोन किया और पब्लिशर ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे जून में तैयार कर दीजिए। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि वो 3500 का ब्लॉग था, वर्ड का ब्लॉग था, और ये जो किताब है उनके हिसाब से करीबन 60,000 वर्ड की बात कही गई थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा ठीक है मैं करके देखता हूँ। फिर मैंने चैप्टर्स बनाए उसके, और चैप्टर्स बनाने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं इसको आसानी से कर लूँगा। और 25 दिन मैं बार बार इस सब का जिक्र करता हूँ क्योंकि मैंने दिन रात, मैं रात के सुबह 4 बजे तक लिखता था। फिर मैंने ऑफिस की मीटिंग के लिए मैं अगर भोपाल जाता था तो मैं ट्रेन में लैपटॉप का इस्तेमाल करता था।
फिर उसके बाद प्लेन में मैं 2 जगह गया, तो मैंने उस समय का मैंने इस्तेमाल लिखने में ही किया। तो इस तरीके से मैंने किताब लिखी। और एक जो अहम चीज़ थी, जो एक पहले भी 17 मई को जब प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा संगठन ऐसे काम नहीं करता। मैंने मेरठ में अपनी रैली शुरू की, जहाँ 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमने एंड कहाँ किया? खारगोन में एंड किया, जहाँ भीमा नाइक, वो भी 1857 क्रांति के एक सिपाही थे, जिनको बाद में फांसी दी गई थी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी, किताब लिखनी चाहिए, लेकिन ये लोग बहुत वेल प्लान्ड है चीजें। बिल्कुल, एक चीज, कोई चीज रैंडम नहीं है, एक चीज वेल प्लान्ड है। और कोई भी अगर ये कहता है कि क्षणिक या तात्कालिक कारणों से बीजेपी की जीत हुई है, तो मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं। विद फैक्ट्स, मतलब जितने मेरे पास, मैंने जो किताब लिखी है उसके पीछे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे मैंने लिखा है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से उस वक्त कही थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, कि आपको जो व्यक्ति रिसर्च करना चाहे उसको सहयोग करिए, लेकिन शायद आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। तो ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, खुद की मेरी जितनी भी, एक रिपोर्टर डायरी भी कह सकते हैं इसको, कि रिपोर्टर के तौर पे जो मैंने बीजेपी को समझा, चाहे वो मैं इससे पहले जब इंडिया टुडे में था, फिर मैं भास्कर में आया, तो मैंने जो चीज़ें देखी और जो मेरे पास एक संकलन था, मैंने उसको इसमें पिरोया है। इसमें एक सीख भी है भाई, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, आप लोग बड़ा जोर देते हैं कि पुस्तकालय हो, अध्ययन हो। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी में ही क्यों, सभी राजनीतिक पार्टियों में एक विभाग ऐसा होना चाहिए कि जो रिसर्चर, जो पत्रकार, जो लेखक आप लोगों के ऊपर किताबें लिखना चाहते हैं, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह मिल जाए। इसमें सबसे पहले मुझे अमित शाह पे आऊँगा, ज़्यादातर उनकी रणनीतियों पे है और कैसे नरेंद्र मोदी ने उसको धार दी, एज दिया। आखिरी में एक चैप्टर है जिसमें नरेंद्र मोदी के जो करीबी लोग हैं, जो पर्दे के पीछे लोग हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे हिरेन जोशी हैं, जो सिंगापुर वाले भाई साहब। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को उनके बारे में बताएं, वो कौन लोग हैं, वो कैसे काम करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो टीम है, जो पर्दे के पीछे काम करती है, ये गुजरात के समय से उनके पास एक अपनी टीम हुआ करती रही है। गुजरात में भी उस मॉडल को अपनाया है उन्होंने। दिल्ली में आने के बाद वो टीम पर्दे के पीछे काम करती रही, जिसको आप कॉर्पोरेट वाली बात कह सकते हैं, कि कॉर्पोरेट स्टाइल में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह सकते हैं आप उसको। मोदी ने जो मॉडल अपनाया, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसमें यह था कि जब दिल्ली आए तो नए जो प्रोफेशनल्स हैं उसको कैसे जोड़ा जाए। तो मैं 2013 की बात बता रहा हूँ कि 2013 में ये हुआ कि जो CAG है, सिटीजन अगेंस्ट करप्शन, जो प्रशांत किशोर की बनाई हुई थी उस वक्त, PK के उस बैनर के तले जो है एक ये अपील की गई कि जो प्रोफेशनल्स काम करना चाहता है इस कैंपेन में, वो आए। कैंपेन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, कैंपेन अकाउंटेबल गवर्नेंस, सॉरी। तो उसमें लोग आए, काम करें। जब वो उसमें से आश्चर्य लगा उनको, करीबन मुझे लगता है कि 200 के आसपास लोग जो हैं छोड़ के आए थे, जो मोटी तनख्वाह छोड़ के सीधा इस कैंपेन में जुड़े। और जब उसकी एक पहली वो हुई, जिसको कहते हैं प्रशिक्षण कह लीजिए, ट्रेनिंग के लिए, तो उस समय अरुण जेटली थे, निर्मला सीतारमन थी और शायद पीयूष गोयल थे। किताब में मैंने मेंशन किया है इस चीज़ को। और इस तरीके से प्रोफेशनल्स को आगे बढ़ाया गया। 14 में जब सरकार बन गई, तब ये हुआ कि इस प्रोफेशनल्स को अब क्या किया जाए, क्या ये लाइबिलिटीज़ बन जाएंगे हमारे लिए, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए उन्होंने पहला ये किया कि जितने भी हमारे की मिनिस्ट्रीज़ हैं या जहां हम पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, वहां हम इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं इसको अटैच करें, चाहे वो एडवाइजर के रूप में हो, OSD हो या एनीथिंग। इस तरीके से पूरी सरकार का हुआ। आपने पूछा प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की दोषी हैं, हाँ, हिरेन जोशी, डॉक्टर हिरेन जोशी की बात कर रहा हूँ। वो राजस्थान के टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और मोदी जी के साथ जो है लगातार जुड़े हुए हैं, आपको गुजरात के समय से। सबसे बड़ी जो खासियत मुझे भी चौंकाने वाली लगी थी कि भाई सोशल मीडिया, PM का सोशल मीडिया फेस कह सकते हैं, पर्दे के पीछे जो सब कुछ करते हैं, वो हैं डॉक्टर हिरेन जोशी। हिरेन जोशी का अपना कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई इंस्टा नहीं है, कोई वीचैट, वो कुछ भी नहीं है उनका। वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की, और दोनों की तारतम्यता कह सकते हैं कि PM का टेस्ट क्या है सोशल मीडिया का, वो एक दूसरे का जायका अच्छी तरीके से समझते हैं। प्रतीक दोषी, चाहे PM की जितनी स्पीच होती है, उसका रिसर्च का पूरा काम, उसको जैसे PM की स्पीच अगर पॉलिटिकल स्पीच है तो मैं उसका लेयर बताता हूं कि 3 लेयर में काम करती हैं चीज़ें वो। एक तो PM का अपना सेटअप होता है,
पार्टी की जो नेशनल टीम है वहाँ से आता है, और एक स्टेट जहाँ उनकी रैली होनी होती है वहाँ से इनपुट्स आते हैं। उन तीनों इनपुट्स को वेरीफाई करके और एक स्पीच तैयार करना, उसको मुकम्मल शेप देना, ये प्रतीक दोषी और एक यश गांधी, नीरव शाह, ये लोग पूरी एक टीम बनी हुई है इनकी, और वो पूरी टीम परमानेंट है उनके साथ। अब पीएम जहाँ भी जाते हैं लगभग हिरेन जोशी हर टूर में उनके साथ होते हैं, और इसलिए आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे पीएम का जो एक्टिवनेस है बहुत ही प्रॉम्प्ट रहता है हर चीज़ों में। हाँ, चाहे वो क्रिकेट टीम को बधाई देनी हो या कुछ और करना हो, हिरेन जोशी ही तय करते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, खासतौर पे मोदी, कब किसको इंटरव्यू देंगे। सत्य है ये? डेफिनेटली, बिल्कुल सत्य है ये। जरा दर्शकों को बताइए कि इंटरव्यू देने के पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही इंटरव्यू नहीं देती है अब। इस बार 14 में भी वो बड़ा प्लानिंग से था, और इस बार तो और भी नेक्स्ट लेवल पे दिखा। हाँ, 14 से बेटर प्लानिंग इस बार हुई थी। इस बार उन्होंने व्यवस्था जो की, पार्टी में जो मीडिया हेड हैं अनिल बलूनी और को हेड संजय मयूख दो हैं, और वहाँ से डायरेक्ट आपको डॉक्टर हिरेन जोशी जो हैं, मतलब प्रिंसिपल फेस कह सकते हैं इस पूरे मीडिया स्ट्रेटजी का, तो वो हिरेन जोशी ही थे। तो इस बार इन्होंने सबसे एक साइंटिफिक तरीका अपनाया कि फेज वाइज स्ट्रेटजी बनाई, चाहे वो चुनाव की स्ट्रेटजी हो या मीडिया इंटरव्यू की स्ट्रेटजी हो। अगर हम बहुत बड़े चैनल हैं, बहुत बड़े अखबार हैं, तो हमको पहला इंटरव्यू मिल जाएगा। फर्स्ट की जो मारामारी होती है हमारे मीडिया, उसमें उस फर्स्ट के दौर से अपने आप को बाहर किया बीजेपी ने और पीएमओ ने। उन्होंने साइंटिफिक तरीके से एक फिगर आउट किया कि इस फेज में जहां चुनाव है वहां कौन कौन से प्रोमिनेंट अखबार हैं और प्रोमिनेंट चैनल्स हैं, टॉप 3 प्रिंट, टॉप 3 ये आपको टीवी। ये हर फेज में उन्होंने एक लिस्ट निकाल ली। लिस्ट निकालने के बाद इन्होंने अपने हिसाब से डेट तय कर लिया कि हम इस डेट में देंगे। उसके बाद कोई आपको अप्रोच करे तो भी, ना अप्रोच करे तो भी, उधर से भी, ये दोनों तरफ से चल रही थी चीजें। तो उन्होंने ऐसे दिया जैसे कि अगर मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नंबर 1 अखबार कर रहा है, तो इधर से नंबर 3 अखबार जो है वो अमित शाह का इंटरव्यू कर रहा होगा। तो आप दोनों ऑडियंस के पास पहुंच गए। दोनों के पास पहुंच इस अखबार की भी और उस अखबार की भी एक ही दिन दोनों के पास पहुंचे। फिर इसको मौका मिलेगा पीएम का, और इसको मिलेगा फिर अमित शाह का। इस तरीके से करते हुए तीनों चैनल को और तीनों प्रिंट को एक बार अमित शाह का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा और एक बार पीएम का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। और लास्ट फेज आते आते आपने देखा होगा जो टीवी चैनल इंटरव्यू ले चुके थे उनको दोबारा एक बाइट का मौका दिया। वो रैली स्थल पे तो बिल्कुल, हाँ, खासतौर पर पश्चिम बंगाल वाले फेज में, जो आखिरी फेज था 7वां, इवन पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ऐसे इंटरव्यू दिए। और ये मुकम्मल स्ट्रेटजी थी कि कब, कहां और कैसे इंटरव्यू देना है और क्या बोलना है, क्या मैसेजिंग करनी है, ये पूरी तैयारी होती थी। इस चीज़ को लेके संघ में या भाजपा में कोई बात होती है क्या, कि एक तरफ तो ये सारे इंटरव्यू हैं, दूसरी तरफ जो 5 बरस बात चली और लगता है अब अगले 5 बरस और चलेगी, कि प्रधानमंत्री खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जिसमें कोई भी खड़े होकर सवाल पूछ सकता है। उनको क्या लगता है, ज़रूरत नहीं है उनको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपको अगर याद होगा 2013 में सरकार 13 में जब मोदी इधर फेस बने पार्टी के, और कुछ कंट्रोवर्सीज बीच में आती रहती थी, कुछ नेताओं की बयानबाजियां होती थी। इवन आप आगे बढ़िए, जो चुनाव, जब 2014 के चुनाव हो गए उसके बाद भी कई बार ऐसे मौके आए कि आपको साक्षी महाराज, इवन आपको योगी जी जब सीएम नहीं बने थे तब भी कई ऐसे बयान आते थे कि हाँ, कई ऐसे बयान जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। एक बार याद होगा कि अमित शाह जी ने बाकायदा एक वो करके एक बयान जारी करके कहा था कि सबको बुला करके फटकारा गया है और कहा गया कि इस बयानबाजी पे रोक लगाएं। लेकिन वो पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होती है वो भी, कि बाहर हमें क्या कहना है और अंदर क्या कहना है। तो मोदी जी ने उस वक्त, जो मोदी प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने सांसदों से, अपने लोगों से कहा था कि मैं 13 साल मुख्यमंत्री रहा, मैंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो आप बार बार जो मीडिया के सामने जाते रहते हो ना, उससे बचो। इवन आप तालकोटरा की कार्यकारिणी याद करेंगे ना, नेशनल एग्जीक्यूटिव जब 2017 में हुई थी, आई थिंक ये सितंबर का महीना था जी। उस कार्यकारिणी में भी पीएम ने लास्ट में यही कहा था, जो बाहर नहीं आई थी। हालांकि मैंने अपने अखबार में उस चीज को मेंशन किया था कि माइक देखते ही जिनकी जुबान खुलने लगती है वो अपने आप को, मतलब बहुत बुरी तरीके से उस लैंग्वेज में उन्होंने कहा था कि अपने आप को परहेज करिए, नहीं तो फिर हम तरीका जानते हैं कैसे ठीक करना है। इस तरीके की भाषा का भी इस्तेमाल किया था। तो मीडिया के मामले में उनका बहुत क्लियर फंडा रहा है शुरू से, और उसके पीछे एक सोच भी है जहाँ तक मेरी समझ है। गुजरात में रहते हुए जब उनके बारे में जितने प्रचार हुए और गुजरात में जब भी उनके बारे में जब लिखा गया तो उनको एक नेगेटिव हीरो की तरह ही पेश किया गया। तो एक मन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक भाव है
कि जो लोग मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो अपना एजेंडा लेके आते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो मीडिया से इस तरीके से नहीं, इसलिए डायरेक्ट संवाद का तरीका उन्होंने अपना सोशल मीडिया को ज़्यादा प्रभावी किया। और मुझे लगता है कि 2014 के बाद ही सरकारी चीज़ों में ज़्यादा प्रभावी हुआ है। मनमोहन सिंह के समय भी ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कि हर बात पीएम अपनी ट्विटर अकाउंट से कह दे रहे हैं, या कुछ अगर लिखना है उनको राइटअप के रूप में तो नरेंद्र मोदी ब्लॉग से हो जाता है, नमो ऐप से हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरह की कोई चीज़ें पार्टी में रह गई हैं। वो भी जो 17 मई को प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे, 17 मई 2019, तो किसी को सूचना नहीं थी। हम लोग भी एक कौतूहल में थे कि भाई क्या शायद पीएम आ रहे हैं, क्या पीएम आ रहे हैं। आखिरी फेज की वोटिंग हो गई। हाँ, 2 घंटे का समय बचा हुआ था, 1 घंटे का समय बचा हुआ था। पीएम वहाँ आए तो लोगों को हुआ कि सवाल जवाब करेंगे। पीएम ने बहुत चतुराई से क्या कहा कि भाई संगठन का अध्यक्ष हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ये जब तक हैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता, और इन्हें ही सब कुछ कहना है। मतलब उन्होंने संगठन के अध्यक्ष को अपना नेता मानते हुए अपने को पीछे कर लिया। तो वहाँ सवाल जवाब नहीं हुए। सवाल जवाब जो भी पीएम पे सवाल आए, लोगों ने बहुत चतुराई से, जर्नलिस्टों ने पूछा भी कि आप इस तरीके से कि भाई आपने जो किया उसको लेकर के कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि जवाब अध्यक्ष जी देंगे। ये सिंपल उनका जवाब था। अध्यक्ष जी अमित शाह, एक जगह किताब में जिक्र आता है कि बूथ कैसे बनाएं, ये नरेंद्र मोदी ने 9 नेताओं को सबसे ज्यादा सिखाया था। उनमें से एक अमित शाह थे। और फिर अमित शाह को 2010 में सजा होती है, 3 महीने मतलब जेल में रहना पड़ता है, सजा नहीं होती है, जेल में भेजा जाता है, फिर जमानत मिलती है राज्य से बाहर। कितना मुश्किल था नरेंद्र मोदी के लिए संघ को और संगठन को यह समझाना कि अमित शाह को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। और एक जो ये पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत रहता है कि साहब प्रधानमंत्री भी गुजरात से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से, क्या था पर्दे के पीछे, क्या हुआ? एग्जैक्टली यही हुआ था चुनाव के। मतलब नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी थी, नरेंद्र मोदी वॉज सो कॉन्फिडेंट कि भाई 2014 हम जीत रहे हैं। और मुझे याद है, क्योंकि मैंने काम करते हुए इंडिया टुडे में ही था मैं उस वक्त, अपने एमजे अकबर उस वक्त एडिटर थे। मैंने एक आइडिया भेजा था जिसमें मैंने पूरा ब्रीफ दिया था, 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, रिजल्ट से, कि कैसे संघ के पास नाम भेजा गया है अमित शाह का कि आप इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं और राजनाथ सिंह को हम मिनिस्ट्री में लेंगे। और आप उस इंसिडेंट को याद करिए, या आप लोग गूगल करके देख लीजिए। बीच चुनाव में राजनाथ सिंह का एक बयान आया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहना पसंद करूंगा, मैं संगठन में रहना पसंद करूंगा, मैं सरकार में नहीं जाऊंगा। वो बयान डेलिब्रेट था। जो आप कहना चाह रहे हैं संघ को कह दिया गया था, संघ की ओर से ही वो एक था मैसेजिंग, क्योंकि संघ को एतराज था कि 2 लोग गुजरात से एक संगठन के मुखिया हो जाएंगे और एक सरकार के मुखिया हो जाएंगे, ये कैसे संभव है? ये सोशल इक्वेशन में जो संघ सामाजिक समरसता और सामाजिक समीकरण की जो बात कई बार संघ करता है, उसमें उनको मुफीद नहीं लग रहा था कि ऐसा करना संभव हो पाएगा। दूसरा, कुछ केसेस चल रहे थे। जब नरेंद्र मोदी के पास ये मामला आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, केसेस के मामले में वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए चीज़ों को। और एक जो सबसे अहम बात उन्होंने कही कि वाजपेयी सरकार के समय आपने देखा था कि सत्ता और संगठन का समन्वय जब नहीं हुआ, लगातार झगड़ों की खबरें आती थी। लगातार झगड़े ही नहीं, लगातार आपने बंगारू लक्ष्मण, जन्ना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, ये लोग अध्यक्ष बने। वेंकैया जी तो ठीक, लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे भी बने। लेकिन बंगारू लक्ष्मण वाला एपिसोड जो हुआ, जन्ना कृष्णमूर्ति वाला जो एपिसोड हुआ, तो संगठन और सरकार के बीच तालमेल नहीं था। और सुदर्शन अलग बयान देते रहते थे। सुदर्शन दत्तोपंत ठेंगड़ी बैठ जाते थे। ये परिवार की अलग बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टी और सरकार के बीच भी समन्वय की वो चीज नहीं थी। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ अमित शाह के लिए संघ को मनाया, संघ की पूरी फंक्शनिंग, कि संघ को कोई शिकायत ना रहे, ये भी पूरा खाका 2014 में सरकार बनने से पहले तैयार कर लिया गया कि अगर स्वदेशी जागरण मंच से बात करनी है तो हमारा कौन कौन से डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बात करेगा, भारतीय मजदूर संघ से बात करनी है तो कौन बात करेगा, उसमें पार्टी के 2 लोग होंगे, सरकार के 2 लोग होंगे और उस संगठन के 2 लोग होंगे। इस तरीके से पूरा एक समन्वय बनाया गया। और अगर आप याद करें, इस किताब में वो मेंशन भी है कि सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद, जब आपको याद होगा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो आया था, साल 1 शुरुआत अनेक के कैंपेन के बाद जी, तो उसमें आपको याद होगा किसान संघ बहुत मुखर था। लेकिन नागपुर की प्रतिनिधि सभा हुई थी उस साल, उस प्रतिनिधि सभा का जो अंदरूनी मैसेज था सारे संगठन को कि आप विरोध करिए, खासतौर से मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और किसान संघ,
इनको मैसेज था कि आप विरोध करिए, बट विरोध ऐसा ना हो कि आप वापस ना लौट सके। समन्वय की इतनी प्रगाढ़ता, मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा जो समन्वय कह सकते हैं वो स्थिति थी। तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा खाका तैयार कर लिया जिसके आधार पे अमित शाह को लेके आए, और फिर 2019 की जो नींव आप बता रहे थे कि 2019 की नींव वही डाली, 2014 में शुरू कर दी थी उन्होंने। 10 करोड़ सदस्य, सब पार्टी दफ्तर, और जो बार बार सुनील बंसल बात कहते हैं कि मैं 10 मिनट में किसी भी बूथ पे अपना मैसेज पहुंचा सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें। आपने वो नागपुर की सभा का जिक्र किया, प्रतिनिधि सभा का, वहीं पे मेरे ख्याल से अमित शाह और मोहन भागवत के बीच तीसरी पीढ़ी के नेताओं को लेकर भी बात हुई थी। वहां नहीं, मैंने किताब में लिखा, उज्जैन में लिखी है वो बात। अच्छा, सिंहस्थ की बात लिखी है मैंने। क्या बातचीत थी वो, जरा बताएं दर्शकों को। उसमें उनका ये था कि भाई एक नई पीढ़ी है उसको तैयार करना है, तो तैयार करना है। तो अमित शाह ने इस फार्मूले पे, आपको याद होगा मैंने किताब में मेंशन भी किया कि 2014 में कैसे काम शुरू किया उन्होंने, कि उन्होंने संगठन में हर जगह पे पदाधिकारी बनाने में उन्होंने कहीं 40 कहीं 50 की एज फिक्स कर दी, और एक पैरामीटर मतलब अघोषित रूप से 75 का फिक्स कर दिया गया पार्टी में। और यही वजह है कि जो नरेंद्र मोदी के सबसे खास माने जाने आनंदीबेन पटेल को भी हटना पड़ा, नजमा हेपतुल्ला को भी हटना पड़ा, और ठीक है 1 साल के बाद से ही कलराज मिश्र को भी बाद में हटना पड़ा। तो उसको बहुत सख्ती से लागू किया उन्होंने। कोई करीबी है मोदी का या कोई दूर का है उसका हिसाब किताब नहीं रखा। सिंहस्थ में जो बातचीत हुई उसमें साफ साफ कहा गया कि भाई इसमें हमको अब तीसरी पीढ़ी तैयार करनी है, तो हमें ऐसे लोगों को बढ़ाना है जो आगे आकर के इसको रिप्लेस कर सके, और 75 के मानक को बहुत स्ट्रांगली हमको लागू करना है। और एक तैयारी हो गई थी कि 75 को टिकट नहीं देंगे हम, लेकिन उसको पार्टी ने घोषित नहीं किया। संविधान तो अमित शाह ने कह भी दिया था कि नहीं, कोई ये रूल नहीं। जब सरताज सिंह को और बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश में हटाया गया तो उन्होंने कहा कि संवैधानिक में पाबंदी नहीं है चुनाव लड़ने पे, लेकिन पद को लेकर कुछ मर्यादाएं जरूर हैं। संगठन ने कुछ मर्यादाएं पद को लेकर बनाई है, लेकिन चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं है। और हमने ये भी मेंशन किया है कि यह बात बहुत हद तक आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पार्टी को एक सर्वे में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, जिस सर्वे का जिक्र भी किया है मैंने। 152 सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की है मैंने, जी जी। तो ये था कि हो सकता है कुछ लोगों को दे दिया जाए टिकट, ये भी एक संभावना बन रही थी। लेकिन जब पुलवामा हुआ और बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी अचानक से 52 से 72 हुई, और अरुण जेटली ने एक प्रेजेंटेशन पीएमओ को दिया जिसका जिक्र किया है मैंने। उस प्रेजेंटेशन में एक रखा गया और कहा गया कि भाई अगर 2 उद्योगपतियों का नाम लिया गया कि अगर इसका आप नाम जिक्र करते, मैंने नाम नहीं लिखा है जानबूझ करके, तो कहा गया कि अगर इसका नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में क्या छवि आती है, जहन में क्या छवि उभर के आती है, तो कहा गया फ्रॉड की। लेकिन जब नरेंद्र मोदी नाम आता है तो आप ये सोचते हैं कि डिसाइसिव लीडरशिप है, कोई भी कड़े फैसले ले सकता है। तो हुआ कि इस पूरे चुनाव को मोदीमय करना है, मोदी सेंट्रिक करना है, और 75 का जो मानक है बहुत स्ट्रांगली वहां फिक्स कर लिया गया कि अब कोई भी हो 75 प्लस लागू होगा, और लागू कर नरेंद्र मोदी पे लागू होगा। 2026 में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। मैंने किताब में एक लाइन में इसका जिक्र जरूर किया है, जहां मैंने समापन, मैं चाहता हूं आप उसको विस्तार करें, मैंने वो लाइन पढ़ी। समापन पे मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैं जहां तक नरेंद्र मोदी को समझता हूं और अमित शाह को समझता हूं, और 20 साल मैंने जो बीजेपी को देखा है, नरेंद्र मोदी तमाम रिकॉर्ड क्रॉस कर चुके हैं। एक रिकॉर्ड उनके पास बचा है तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ लेने का, लगातार, जो जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है और इंदिरा गांधी के नाम है। अटल के नाम लगातार नहीं है, क्योंकि बीच में देवेगौड़ा गुजराल आ गए थे जी। तो एक तो इनका 24 में इनकी ये इच्छा जो होगी ही होगी, 26 जब 2026 में 17 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं। एक आप कामराज प्लान आपको याद होगा, और दूसरा नानाजी देशमुख 60 साल में संन्यास लेकर चले गए थे कि नहीं मैं नहीं लूंगा मंत्री पद, और कामराज ने भी एक फिक्स किया था। एक रिकॉर्ड वहां मुझे लगता है, ये मेरी समझ है, मैं ये इसलिए मैंने किताब में विस्तार से नहीं लिखा इस बात को, एक बिलीफ है। तो 75 में जिस दिन वो झोला उठाएंगे और निकल जाएंगे प्रधानमंत्री पद से राष्ट्रपति भवन, अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर उस दिन वो बाहर आते हैं, प्रधानमंत्री पद छोड़ के बेटन किसी और को सौंपते हैं, आप ये सोचिए कि वर्ल्ड की कितनी बड़ी न्यूज होगी, और पार्टी में तमाम पुरानी पीढ़ी को अगर आप माइनस कर दें, कितने बड़े एक वटवृक्ष के रूप में स्थापित होंगे।
अगर एज्यूम करके देखिए आप उस चीज को, जो मैं एज ए मतलब पार्टी कवर करते हुए मैं उस चीज को सिर्फ महसूस कर रहा हूं कि उस वक्त कैसा माहौल होगा अगर ऐसा होता है तो। और इसकी संभावना मैं अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूं कि है, ऐसा हो सकता है। और बेटन किसको सौंपेंगे? जिसको तैयार कर रहे हैं पिछले 5 वर्ष से, अमित शाह, पहले संगठन और फिर गृह मंत्री, तो सख्त फैसलों का और हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय, चाहे वो 370 हो, चाहे दूसरे बिल हो, NIA को लेकर हो, क्या ये वही तैयारी चल रही है? मैंने किताब में इस चीज को मेंशन जरूर किया है कि एक प्रधानमंत्री किसको पसंद करें, किसको सौंपेंगे, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अमित शाह जी की जो तैयारी है उसके हिसाब से उनके गांधीनगर जाने का सफर हो, गांधीनगर जाने के पीछे की जो मैंने कहानी लिखी है उसमें मैंने ये बताया क्या है कहानी? कहानी है कि जब वो राज्यसभा के लिए आए तो अपने आप को वो बार बार अपने करीबी लोगों को उन्होंने कहा, मैंने कोट किया है, उन्होंने करीबी लोगों को कहा कि यार मैं राज्यसभा मटेरियल नहीं हूं, राज्यसभा बैकडोर वाला चैनल माना जाता है। उनकी छवि, जो अमित शाह की छवि है, वो जुझारू व्यक्ति की छवि है, जूझने की छवि है। आपने कहा ना 4 महीने जेल में रहे, अमूमन कोई भी व्यक्ति अगर इस मुकाम पे आके जेल में जाता है और उनको अपने स्टेट से, होम स्टेट से बाहर कर दिया जाता है, आदमी टूट जाता है, मानवीय एक वो है, प्रवृत्ति कह सकते हैं उसको। लेकिन वो व्यक्ति टूटने के बजाय उस समय नेटवर्किंग कर रहा है, जिसका फायदा उन्होंने यूपी में उठाया बहुत अच्छे तरीके से उस नेटवर्किंग का। तो मैंने ये लिखा है, इस किताब के अंदर लिखा है कि भाई किस तरीके से उन्होंने गांधीनगर जाने का फैसला किया। उसके 4 रीजन हमने बताए हैं, जो आपको जब किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक फैक्टर ये भी है, और ये भी एक चुनाव सिंबॉलिक भी है। शंकर सिंह वाघेला वहां से चुनाव वाघेला भी है, पटेल विरोधी, पटेल आंदोलन की वजह से उनकी पटेल विरोधी थोड़ी छवि बन गई थी। और दूसरा एक सबसे अहम था कि 2 लोग, चूंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से चुनाव नहीं लड़ रहे थे इस बार, तो गुजरात से कौन टॉप लीडरशिप, वो गुजरात को माइनस नहीं कर सकते थे। ऐसे में गांधीनगर जाकर के अमित शाह ने वो चीज पूरी की जो गुजरात में है। एक खबर बहुत चली लोकसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले, बड़े अंदाजे लगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़े, बनारस और वडोदरा। इस बार भी 2 से लड़ेंगे। कभी मिशन कोरोमंडल की बात होती थी, कभी मिशन ईस्ट की बात होती थी, जो आपने किताब में लिखा है कि अब इसको नहीं छोड़ना है। फिर जगन्नाथपुरी का उन्होंने जिक्र भी किया अपनी रैलियों में। किस स्तर तक बीजेपी के अंदर ये चर्चा गई ऊपर कि मोदी क्या 2 सीटों से लड़ सकते हैं, और यदि हाँ, क्योंकि परिणाम तो आप देख ही चुके हो, बनारस में लड़ने से पूर्वांचल और बिहार में क्या असर पड़ा था। देखिए, अगर अमित शाह और बीजेपी की रणनीति को आप देखेंगे तो कई बार माहौल बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, इनका पूरा सेटअप बहुत अच्छा है इस मामले में। माहौल बनाने के लिए चीज़ें चलती हैं, और इसमें सच्चाई इसलिए है इस मामले में, ये जो आपने सवाल पूछा उसमें 2017 में यूपी चुनाव जीतने के बाद जब यूपी के रिजल्ट आ रहे थे तो मैंने आपसे कहा अमित शाह की स्ट्रेटजी अलग है। असम जीते तो जिस दिन रिजल्ट आ रहा था वो यूपी में, इलाहाबाद में हमें कार्यकारिणी करनी है उसकी तैयारी कर रहे थे, और यूपी के नतीजे आए तो हमको भुवनेश्वर में कार्यकारिणी करनी है उसकी तैयारी कर रहे थे वो। तो भुवनेश्वर में जब कार्यकारिणी हुई और एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री उतरे तो ओडिशा यूनिट ने, जिसका जिक्र मैंने उस वक्त अपने इंडिया टुडे की स्टोरी में किया भी था और मैंने इस किताब में भी मेंशन किया है, उतरते ही उनसे हाथ जोड़ के ओडिशा यूनिट के कुछ लोगों ने, नेताओं ने कहा कि आपने भगवान सोमनाथ की नगरी से आपने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की, फिर आप सोमनाथ से आप काशी गए, भगवान शिव की नगरी। इस बार जो है आप जगन्नाथपुरी की नगरी से, मतलब पुरी से आप चुनाव लड़े। तो प्रधानमंत्री ने बहुत मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। तब जब फिर यूनिट ने कहा, प्रदेश इकाई के नेताओं ने, कि अगर आप नहीं तो अमित शाह जी को लड़ने दीजिए। और क्यों? अब ये देखिए रणनीति, अमित शाह जी गुजरात से आते हैं। अमित शाह पार्टी के जो एक्टिव मेंबर जो होते हैं, जो 100 मेंबर आप बनाएंगे अपने नीचे, 100 कार्यकर्ता बनाएंगे, तब आप सक्रिय कार्यकर्ता कहलाएंगे। अमित शाह सक्रिय कार्यकर्ता इस वक्त कहां से हैं? ओडिशा से। तो ये तैयारी 14 में कर ली और 14 में बन चुके थे वो। आप जो मिशन कोरोमंडल और ईस्ट इंडिया की बात करें, कोरोमंडल में 7 स्टेट थे जी। 7 में से जब उन्होंने देखा कि तमिलनाडु और केरल में हमारा कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, उन्होंने उस प्लान को चेंज करके ईस्ट इंडिया में मूव किया। ईस्ट इंडिया प्लान कहा गया उसको, मतलब उन्होंने टर्म दिया इंटरनल मीटिंग्स में, उसका कोई डॉक्यूमेंटल उसमें नहीं है। और उस 4 स्टेट में 106 सीटें, 106 में से बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें हैं। और इस बार वो स्ट्रेटजी देखिए कि अगर वो इस बार 30 सीटें जीती हैं, यानी 5 गुना ग्रोथ है। अगर वो 30 सीटें माइनस कर दीजिए तो बीजेपी अपने 2014 के रिकॉर्ड से नीचे आ जाती है, जबकि बंगाल में बढ़ रही है। तब ये स्थिति है।
तो इनकी स्ट्रेटजी को, कि अमित शाह को मालूम था कि भाई 282 जो हमारा यहाँ है वो पूरी तरीके से हम रिटेन नहीं कर सकते, एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा ही होगा, और यही वजह है कि उन्होंने बाकी जगह पे काम किया। आपने एंटी इनकम्बेंसी का संतोष जी जिक्र किया। एक हमने बड़ा मौजूदा राजनीति के लिहाज से तो बड़ा नया प्रयोग है भाजपा को, हम भी काफ़ी समय से देख रहे हैं कि फलाने भाई साहब, ढिकाने जी, फिर फलाने प्रांत प्रचारक का कोटा, फिर अनुषांगिक संगठनों कोटा, कुल मिला के टिकट मैनेज से हो जाते थे। इस बार हमने देखा कि पहले एनडीएमसी चुनाव में देखा था कि उन्होंने कहा किसी भी सिटिंग पार्षद को टिकट नहीं, और फिर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीटें, उसमें से 10 बीजेपी के पास, उन्होंने कहा सबके टिकट काट दो। तो ये जो सबके टिकट काट दो, तब तो आप भयानक बगावत को न्योता दे रहे हो। तब क्या था, ये कैलकुलेटेड मूव था, क्या था कि एक झटका, एक शॉक ट्रीटमेंट, क्योंकि विधानसभा बुरी तरह हारे थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जहाँ तक हमने देखी है स्ट्रेटजी, इस मामले में खासतौर से मैं बताता हूँ कि ये जहाँ देखते हैं कि बिल्कुल ही हम वाइप आउट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ सर्जरी करते हैं। अगर आप एमसीडी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एमसीडी इलेक्शन में जब उन्होंने देखा कि इस बार चूंकि वो दूसरी या तीसरी बार वाली बात थी, वहाँ एमसीडी में सत्ता में आने की बात थी, और आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी थी, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो सिटिंग पार्षद हैं उनको खत्म कर दो, उनकी जगह पे सिर्फ नए चेहरे आएंगे, और सबको मनाया। कुछ उसमें बागी हो रहे थे, कुछ को मनाया। जो छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 रूलिंग स्टेट बीजेपी के हाथ से ठीक लोकसभा चुनाव से पहले अक्टूबर चला जाता है। तो निश्चित तौर से चिंता की बात होती है। लेकिन अमित शाह जब उसको एनालाइज करते हैं, तो एनालिसिस में ये पाते हैं कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हारे हैं, सीटों का अंतर भले हो सकता है, वहां आधा % वोट हमारा ज्यादा ही है। राजस्थान में भी हम नहीं हारे हैं। राजस्थान जो शुरुआत में लग रहा था कि बीजेपी 30-40 सीटों पर आ जाएगी, अमित शाह की स्ट्रेटजी यही थी कि हम इसको 70 पार ले जाएंगे। इनको उस वक्त मालूम था कि सत्ता में नहीं आने जा रहे, लेकिन इन्होंने उस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई। तो राजस्थान भी इनको अपने हिसाब से, इनका मानना है कि राजस्थान हम हारे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की हार उनके लिए बहुत चौंकाने वाली थी और बहुत बुरी हार थी। तीसरी बार, और ज्यादातर मंत्री चुनाव हारे, हाँ, कांग्रेस 67 में जाके टिकी। और जहां आप भी गए थे वहां पे, मतलब आपने खुद भी देखा कि फॉरवर्ड क्लास और जो किसान वाला इशू था, राहुल गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया था। तो उसके बाद लगा कि छत्तीसगढ़ में हम कैसे करेंगे। छत्तीसगढ़ में खुद का बताऊं, मेरा खुद का एनालिसिस जब चुनाव के फर्स्ट फेज की बात, और मैंने 3 सीटें दी थी, लेकिन मैंने कहा ये मिनिमम होगा, इससे आगे बढ़ सकती है बीजेपी। खुद छत्तीसगढ़ के बड़े भाजपा नेता 5-6 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहे थे। बिल्कुल। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम एक प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने पहले क्या हुआ था कि टिकटों को लेकर हर प्रदेश की कोर ग्रुप की मीटिंग अमित शाह ले रहे थे। छत्तीसगढ़ की कोर ग्रुप की मीटिंग ली गई। छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने अपना दृष्टिकोण बता दिया कि मैं ये चाहता हूं, आप लोग क्या सोचते हैं। और एक तय हो गया कि ठीक है भाई, आप लोग जो पैनल में नाम लेके आएंगे, कोई सिटिंग नाम नहीं होगा, एक नया नाम लेके आएंगे, और रिश्तेदार नहीं होंगे। हाँ, रिश्तेदार नहीं होंगे, आप नया नाम लेकर के आइए। बट चूंकि आप रमन सिंह के बेटे का टिकट कौन काटे वहां पे, किस धर्मलाल कौशिक की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती शायद, या फिर और भी जो नाम है उसको कैसे काटा जाए। तो फिर ये हुआ कि कुछ उसमें से 4-5 नाम ऐसे आए जो रिपीट हो गए, और अमित शाह इस मामले में बर्दाश्त नहीं करते। एकदम से भरी मीटिंग में वो बढ़ के, और तुरंत अनिल जैन प्रभारी महासचिव हैं उस छत्तीसगढ़ के जी, तो उन्होंने अनिल जैन को बोला कि अब जाकर के बाइट दीजिए। अमूमन ऐसा नहीं होता है, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बीच में इस तरह की बाइट्स नहीं होती, बीच में बयान जारी बिल्कुल नहीं होता। वो आकर के जगत प्रकाश नड्डा, चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी है, सीईसी के भी सेक्रेटरी है, तो उनके नाम से वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जिसका टिकट कट गया, नए नाम की घोषणा हो गई। ये ऐलान करने नहीं आते थे कि भाई हम इसमें से किसी को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहे थे छत्तीसगढ़ में अलग-अलग छत्रपों के द्वारा। इन्होंने आकर के सीधा अनाउंस कर दिया, अनिल जैन ने कि पार्टी आलाकमान ने ऐसा निर्णय किया है, और अब इस पे कल चर्चा होगी। किसी भी 11 सीटों पे सब पे सिटिंग को नहीं दिया जाएगा। हाँ, सिटिंग को नहीं दिया जाएगा। हालांकि रात में उस समय भी जब कुछ नेताओं से अनौपचारिक बातचीत हुई, तो उसमें कहा कि नहीं, रमन सिंह हो सकता है इसके अपवाद हो। लेकिन अमित शाह के मन में बहुत क्लियर था, मुझे लगता है महासचिव हो सकता है, महासचिव को उस वक्त भी लग रहा था कि नहीं, रमन सिंह को कैसे छुएंगे। रमन सिंह इतने स्टॉलवर्ट थे, का मुख्यमंत्री, हाँ स्टॉलवर्ट है, उनको नहीं छू सकते, सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति। तो ऐसा लग रहा था, लेकिन अमित शाह बहुत क्लियर थे इस मामले में। और स्ट्रेटजी के मामले में मैंने फील किया है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भी, और जब मैंने इस पे रिसर्च किया तब भी, कि वो काम करते वक्त ये नहीं देखते कि भाई इसका अल्टीमेटली ये
इसका जो खराब नतीजा होगा, अच्छा नतीजा होगा, हमको ये करना है, नतीजे चाहे जो आए। कन्विक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है इस मामले में। ये बताइए, दिल्ली में व्हाट वेंट रॉन्ग? 2014 में चुनाव होते हैं, 2013 में बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं, 7 सीट जीतते हैं। 2015 में जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो अमित शाह के हैट से, जैसे वो जादूगर कबूतर निकालते हैं ना, एक नाम निकलता है किरण बेदी का। किसका आइडिया था किरण बेदी? किरण बेदी निश्चित तौर से दिल्ली की हर्षवर्धन नहीं, विजय गोयल नहीं, इतने सारे नाम नहीं। दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप अरुण जी का रहता था, दिल्ली और पंजाब, अरुण जेटली जी का, और पंजाब की राजनीति में भी। तो दिल्ली में ही उनका आइडिया था कि इस तरीके से चीजें की जाएं। और दिल्ली में जो सेटबैक का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं, ये जो प्रयोग था, ये शायद कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला प्रयोग था, क्योंकि मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से मैं वाकिफ़ हूँ। क्यों, जब दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि हम इनको किरण बेदी को लेके आएंगे, ठीक 4 सवा 4 की बात है, 4 सवा 4 बजे सेंटर से स्टेट यूनिट के प्रभारी को, जो केंद्र से ही होता है, उस समय प्रभात झा जी थे और सतीश उपाध्याय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ, और भी जो टीम के लोग थे और संगठन मंत्री थे, सबसे बात की गई और कहा गया कि हम लोगों ने किरण बेदी को एज सीएम कैंडिडेट लाने का फैसला कर लिया है। तो वो लोग, उन्होंने पूछा कि क्या हम फैसला हो गया है या हम अपनी कोई राय दे सकते हैं? तो कहा गया कि नहीं, अब कोई राय नहीं दे सकते, फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कर लिया है। तो बोला कि तब स्टेट यूनिट के ही कुछ लोगों ने कहा, नाम कोट करना सही नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि क्या हम कुछ अपनी ओर से सुझाव दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा दीजिए। तो मेरा सुझाव यह है कि किरण बेदी को नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ाया जाए, जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि केजरीवाल बाहर नहीं निकल सके और किरण बेदी से उनका मुकाबला बहुत टफ हो जाए। जैसे केजरीवाल ने जाके शीला दीक्षित को चुनौती दी। बिल्कुल। तो सेंटर ने कहा कि नहीं, ये भी फैसला हो गया है, वो हर्षवर्धन के सीट से लड़ेंगे। कृष्णानगर सेफ सीट, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। तो स्टेट यूनिट के पास कुछ नहीं था बचा हुआ, सब कुछ सेंटर के हाथ में चीजें चल रही थी। तो ये अरुण जेटली का आइडिया था या अमित शाह का आइडिया था? नो डाउट अरुण जी इस भूमिका में बहुत आगे थे, और सलाम मशवरा, चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठता है तो अरुण जी की भी एक कन्विंसिंग कैपेसिटी तो थी ही, बहुत ज्यादा, हाँ, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कन्विंस किया, और उनके एक अपने आंकड़े होते हैं। कई बार चीजें राजनीति में, कई बार हर रणनीति आपकी सफल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल ही लेकिन यही चीज अगर आप अरुण जेटली जी की आप दूसरी देखेंगे, जैसे मोदी मैं करना है पूरी तरीके से वो प्रेजेंटेशन अरुण जेटली का था, वो फीडबैक अरुण जेटली का था। और आप आज भी यहाँ संबित पात्रा भी आते हैं, बाकी प्रवक्ता भी आते हैं, आप पूछ लीजिएगा, सारे पैनलिस्टों को अरुण जेटली जी ने कहा था कि 7-8 अप्रैल आते आते कैंडिडेट इररिलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि मोदी की लोकप्रियता 52 से 72 पहुंच चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड वो पैनलिस्ट को बताते थे। और जो बात अरुण जेटली ने कही वो हमने चुनावी फील्ड में देखी थी। हम मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा वगैरह गया, लोग बहुत नाराज हैं कैंडिडेट से। बिल्कुल। कार्यकर्ता भी कोस रहे हैं, या खालिस बुंदेली लहजे में कहें तो गरिया रहे हैं, पर वोट बोले साहब कमल को देंगे। क्यों? बोले मोदी। तो ये तो था। एक और राज्य है जो ये बुरी तरह हारे, अपने सारे संसाधन इन्होंने झोंक दिए, और वो राज्य था बिहार। जबकि उसी बिहार के लिए, जैसा आपने किताब में जिक्र किया है, कि अमित शाह ने नक्शा पसार दिया था टीवी जर्नलिस्ट राहुल कंवर के सामने कि आप मुझे बूथ का नाम बताइए, घर का नाम बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कितने वोट मिलेंगे। बिल्कुल सच। What went wrong in बिहार फॉर बीजेपी? मंथन तो हुआ होगा बाद में। बिल्कुल, मंथन क्या पहले भी हो गई थी, चीजें मालूम था। मैंने कहा ना, जैसे माहौल कैसे बनाया जाता है। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं किसी भी नेता से कि भाई चुनाव के बीच में कहे कि नहीं मैं चुनाव हार रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने इंडिया टुडे में स्टोरी की थी कि उस समय बिहार इनके लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई थी कि हमने ये लिखा था कि पटना इनके लिए, भाजपा की राजधानी पटना, अशोका रोड से शिफ्ट होकर के, उस समय 11 अशोक रोड बीजेपी हेडक्वार्टर था, जो शिफ्ट होकर के पटना पहुंच चुका था। अमित शाह वहां कैंप कर चुके थे पूरी तरीके से। भूपेंद्र यादव एज ए प्रभारी 9 महीने से वहां दिल्ली लौटे ही नहीं थे वहां से, वो वहां के यादव नेता हो गए थे वो। तो इस तरह की चीजें बनाई गई थी वहां पे। जो व्हाट वेंट रॉन्ग जो आपने कहा, बिहार और यूपी की राजनीति आप भी जानते हैं। बिहार खासतौर से सोशल इक्वेशन के मामले में जो है
आप जब तक सोशल इक्वेशन को फिट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते, चुनाव को नहीं जीत सकते। नीतीश कुमार खास तौर से इतने बड़े फैक्टर बिहार में, खास तौर से अगर 2000 के बाद की राजनीति को देखेंगे बिहार की, तो वो तराजू पे जैसे कांटा होता है, तो नीतीश कुमार जिस पाले में जाएंगे उधर का पलड़ा झुक जाएगा। यानी 2 फैक्टर ले लीजिए आप, इधर बीजेपी और इधर आरजेडी। अब नीतीश इधर जाते हैं तो इधर झुक जाएगा, और नीतीश इधर आते हैं तो इधर हो जाएगा। यही वजह है कि अमित शाह ने, आपने कहा ना सिटिंग सीटें, 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अपनी 5 सांसदों की सीट जेडीयू को दे दी जी। इस माहौल में, जब पूरा माहौल मोदी में कर दिया आपने, उसमें भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी एक राजनीतिक समझ है, आपने चीजों को पढ़ लिया है। कांग्रेस ये नहीं कर पाई, वो अपना गठबंधन नहीं बना पाई, गठबंधन नहीं कर पाई। मैंने मेंशन किया, मैंने एक आरजेडी के व्यक्ति से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने, कांग्रेस के कुछ लोग बागी हो गए, मतलब एक जो मधुबनी सीट है वहां पे हमने देखा आपने ऐसे कैंडिडेट उतार दिया जिसको बहुत लोग जानते नहीं हैं। इवन वो जो साहनी है उनको आपने 3 सीटें दे दी, मुकेश सहनी को 3 सीटें दे दी, कुशवाहा को 5 सीटें दे दी, 2 सीट एक मतलब 2 सीटों पे अकेले चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा। तो जिनके पास कैंडिडेट नहीं था आपने उनको बना दिया उस तरीके से, आपने सीटें दे दी। हमने पूछा कांग्रेस को क्यों नहीं दी टिकट, तो जवाब क्या था कि भाई कांग्रेस को हम औकात में लाना चाह रहे थे, कांग्रेस ज्यादा मुंह फाड़ रही थी, ये वर्ड थे उनके। तो मैंने कहा पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप लड़ाई किससे लड़ रहे हो, किसको औकात में लाना चाहते हैं, कांग्रेस से लड़ना है या नरेंद्र मोदी से लड़ना है। हाँ। तो बिहार में गठबंधन, महागठबंधन जिसको कहा जाता है, उसको वो तय ही नहीं कर पाया कि हम किससे लड़ेंगे, वो आपस में ही लड़ गए, हम अपने अस्तित्व को बना लेंगे, इसीलिए किशनगंज की सीट छोड़ के सब हारे। और बड़ा अभूतपूर्व रहा ये रिजल्ट, क्योंकि हाँ। आप डेमोग्राफी देखें, जो एक परंपरागत तरीका होता है कि यहाँ इतना मुस्लिम वोट है, यहाँ इतना यादव वोट है, ये सीट तो हार ही नहीं सकते। हाँ। तो सारे समीकरण ध्वस्त करके बिल्कुल। जीते। और डेमोग्राफी आपने कहा इसमें बिहार में क्या है, जैसे महादलित और अति पिछड़ा, और जो नीतीश कुमार का अपना कुर्मी वोट बैंक है, इन सबको अगर आप मिला देंगे तो ये 15% के आसपास जाके बनता है। बीजेपी का अपना जो एक स्टेक है वहां पे स्टेट बिहार के अंदर, वो 30 से 35% का है, और 31%, 16% यादव, 14% मुसलमान, उल्टा सीधा देख लीजिएगा इसमें जो भी आंकड़ा हो, 30% के आसपास उनका बनता है, 35 के आसपास बीजेपी का बनता है। ये 15%, जब नीतीश का 15% इधर आता है तो ये 50% पहुंच जाते हैं, और वो उधर जाता है तो 45% पहुंच जाता है विधानसभा में, तो वहाँ 45% बन जाता है। और एक जो था कि कुछ इशूज ऐसे थे, जैसे आरक्षण वाला इशू था, जो सरसंघचालक ने कहा था, बयान उनका कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्रिएट हो गई थी मोहन भागवत के बयान हाँ, पे, जिसपे बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मैसेज चला गया था। और बिहार में जो गांव और बहुत इंटीरियर इलाके में आप जाएंगे ना, तो इस चीज़ का बहुत असर है। आज भी वो पिछड़ापन है कि आपको लगेगा कि नहीं, ये अगर आरक्षण के बारे में कुछ बोल देंगे तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कहते नहीं ये तो हमारा हक छीन रहे हैं। तो इसका भी एक असर था वहाँ पे। ये बिहार का। जी जनाब। अच्छा, ये हमने समझो बहुत लंबी वीडियो होने की वजह से आधी की है, आधी पे रिएक्शन दे देते हैं, फिर आधी बाद में देखेंगे, ठीक है, फिर क्योंकि ताकि ये कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो फिर उससे बाद मिसिंग हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बातें तो इन्होंने बहुत सारी बता दी और सब समझ भी आ गई। हाँ, लेकिन मेन जो पूरा मुद्दा निकालेंगे कि इनकी जो असल कामयाबी की जो वजह है वो ये है फ्यूचर प्लानिंग और कॉम्प्रोमाइज़ ना करना। जो फैसले हैं पार्टी के, जो मुद्दे हैं पार्टी के सारे, मर्यादाएं, ठीक है, उसमें अच्छा होता क्या है, हर पार्टी में एक शख्स होता है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। हर पार्टी के जितने भी और जितना सीनियर होता है उसकी उतनी सुनी जाती है। उन्होंने पता क्या किया होता है, मिसाल के तौर पे एक शख्स 30 से 35 साल में एक पार्टी में आता है। सही है जी। 30-35 साल पहले आता है, 40 साल पहले जब ये पार्टी शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एक शख्स आते हैं, आज वो 70-80 साल के हो गए हैं और उन्हें ये कहा जाए कि अब आपको औहदा नहीं देंगे हम, तो वो क्या कहेंगे। एक तो मेरे को एक मज़े की बात बताऊँ, एक तो इस उम्र में इंसान थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा एक वो हो जाता है, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, तो उसमें वो बगावत भी कर सकते हैं, वो उल्टे सीधे बयानात भी दे सकते हैं। उनको लगेगा मैंने तो बस ज़ाया करा अपनी लाइफ, क्या कहेंगे कि मैंने इतना अरसा दिया, मुझे उसका सिला ये दिया इन्होंने। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बुर्दबारी भी आ जाती है, बाज़ दफ़ा वो इस चीज़ को समझेंगे भी सही, लेकिन
अमित शाह हो गए या मोदी जी हो गए, ये बार बार कह रहे हैं, इनकी एक लफ्ज़ बहुत रिपीट हुआ है, जो उन्होंने फैसला कर लिया, जो उन्होंने सोच लिया अपनी पार्टी के लिए, वो उन्होंने हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, नताइज की फिक्र नहीं है उन्हें। कमाल है यार। मतलब अल्टीमेटली वो ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमें उसका करना है, आउटपुट मतलब क्या निकलता है, वो फिर हम देखेंगे और फिर वो उसको फेस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़, एक अच्छे इंसान के अंदर हमने जो पढ़ा है और समझा है, सच्चा होना चाहिए, अदल इंसाफ होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जो हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है, जो इंसानियत के भी तकाज़े हैं, और ख्याल इंसानियत होनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए लोगों का, लोगों की फ़िक्र होनी चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि ये जो बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, चाहे आप मोदी जी की बात कर लें, चाहे अमित शाह की बात कर लें, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे योगी जी की बात कर लें, वो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। लालच नहीं है, जैसे हमने मोदी जी को देखा कि हर चीज़ दान कर देते हैं, शुरू से दरवेशी में रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े। अच्छा, हम थोड़ी सी अपनी पार्टी की बात करते हैं। हमारी एक MQM करके एक पार्टी है, जिसके सरबराह या जिनके मतलब लीडर जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन। तो हुआ ये कि जब दूसरे नाम उभरने लग गए, वो उनके साथ मसले मसाइल हुए, वो चले गए मुल्क से बाहर, उनको उनके कारकुनों ने भेज दिया, उनकी जान और माल को ख़तरा था। तो जब दूसरे नाम उभरने लग गए तो पार्टी में फूट पड़ गई और पार्टी पूरी मतलब तहस नहस हो गई, टुकड़ों में बढ़ गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये जो बीजेपी है, ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें डिफरेंट टाइप के नाम आते उभर कर। कभी हम मोदी सुनते हैं, कभी हम अटल बिहारी का मुझे नहीं पता था, मैंने बाकायदा उनकी पूरी बायोग्राफी देखी तो उसमें पता चला कि अटल बिहारी भी इससे मुंसलिक थे। योगी जी का हम सुनते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि इसमें से तो बहुत सारे हीरे निकल कर आए। ऐसा ही है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने वाकई जो बहुत तजुर्बेकार और जिन्होंने वाकई मुल्क के लिए कुछ करा, योगदान दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और आज तक दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं और आगे भी लोगों के से उम्मीद है कि और भी आएंगे। अच्छा, ये पार्टी ये नहीं है कि किसी एक बंदे ने पूरी पार्टी पर राज कर लिया। अच्छा, ये देखें कि 2014 में 2019 के तैयारी की प्लानिंग हो चुकी थी, नींव रख दी गई थी। मतलब कमाल स्ट्रेटजी पे काम किया इन्होंने, और वाकई सियासत को सियासत समझा, मुल्क की तरक्की को, मुल्क की विकास को इन्होंने फोकियत दी, ना कि अपनी ज़ातियात को, ज़ाती पर्सनैलिटियों को इन्होंने फोकस दिया। ऐसा नहीं किया इन्होंने मतलब है कि जो मुल्क में बेहतर हो सकता है, मुल्क के मामलात में और पार्टी को बेहतर बना सकता है, उस चीज़ पे इन्होंने फोकस किया। कभी भी ये नहीं सोचा इन्होंने कि नहीं यार कोई नाराज़ हो गया तो क्या होगा, वो नाराज़ हो गया तो क्या होगा। अच्छा, जनता की मसाइल को, जनता की जो भी इर्द गिर्द का माहौल था, जिस चीज़ की कमी थी, जैसे हमने एक वीडियो में देखा था आपकी अदालत में, पानी की किल्लत थी, बिजली की किल्लत थी, तो अपने ही स्टेट्स में पहले उन्होंने अपने तौर पे किया। जब स्टेट्स के CM थे, डिफरेंट स्टेट्स थे, वहाँ पे डिफरेंट तरीके से इनके पार्टी के कारकुन रहे होंगे, फैले हुए होंगे, तो फिर वो किया। उसके बाद अपनी जनता को प्रायोरिटी दी, मतलब जनता के भी जो भी मसले मसाइल थे, सबसे पहले उसको अपने सर फहरिस्त रखा, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अपना बेनिफिट, अपना फ़ायदा बाद में, पहले जनता के लिए सोचना, ये चीज़ मुझे बड़ी मतलब हैरान कुन भी करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने इम्प्रेस किया इनकी पार्टी की। अच्छा, इस जनता के लिए और मुल्क के लिए सोचने पे पार्टी में दरारें पड़ती हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि जब आप अच्छे काम के लिए लड़ते हैं ना, तो चार बंदे आपके नाराज़ भी होते हैं। किस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी को, इतने बड़े कंट्री को राज़ी रख के, उन्हें मना के चला, ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, ललन टॉप जो है, जो इसमें बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो भी कोई सियासतदान हो, मतलब वो भी कोई एक बंदे हो ऐसे जिनको बड़ा नॉलेज हो, पॉलिटिक्स का बड़ा पता हो। हम उन्हें मतलब सोशल मीडिया के हवाले से समझ रहे थे, शोबिज़ के हवाले से, लेकिन वो भी सियासत की अच्छी रुचि रखते हैं। रुचि रखते हैं, मतलब बड़ी बात है ये। अच्छा, रुचि लफ्ज़ मैंने कब सुना मुझे नहीं पता, मैंने सुना है वीडियो में। हाँ, मतलब अच्छी इंटरेस्ट को कहते हैं, जानकारी और इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी हो गया ना, आ गए ना घूम फिर कर, दिलचस्पी आ गए ना। तो खैर बहरहाल ये है कि ओवरऑल मतलब कैलकुलेशन यही निकलेगा कि पार्टी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, पार्टी को किस दिशा में लेके जाना है, जो इस मुल्क की बेहतरी क्या बेनिफिशियल है, वो इन्होंने फोकस में रखा।
और नई पीढ़ी को मौके दिए, नए लोगों को निकाला इन्होंने। जब तक नया नौजवान लोग नहीं आते किसी पार्टी में तो उस पार्टी का बहुत बुरा लगता है। ख़ानदानी सियासत नहीं है। हाँ, बेटे का बेटा, बाप का बेटा, उसका ताया, सियासत कहते हैं ना इसको, मोरसी यानी कि ख़ानदानी सियासत बोलेंगे। हमारे यहाँ जो नस्ल दर नस्ल से चलती आ रही है, श्रीलंका की तबाही की यही वजह थी। हमारे मुल्क की मैं कहता हूँ बेसिक वजह तबाही की। अच्छा, जब हमने श्रीलंका के हवाले से सुना था कि यही उसकी इनकी तबाहकारियों की वजह बनी थी, मैं हैरान हो गया कि तकरीबन, आप यकीन करें, तकरीबन वही इशू हमारे कंट्री में है। उसी तरह से हमारे देश को भी चलाया जा रहा है। बाप बेटा, बेटियां, उसका बाप का बेटा, फिर उसकी मतलब यकीन करें वहाँ एक ख़ानदान था या दो ख़ानदान। अच्छा, फ़र्क सिर्फ इतना है। हमारे यहाँ अभी यही टॉपिक बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ है, गली कुचों में, शॉप्स पे, दुकानों पे ये बातें हो रही हैं। तो मुझे याद आया कि हम थोड़े दिनों पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोग बातें कर रहे हैं कि श्रीलंका के साथ ऐसा हुआ, श्रीलंका की तो मईशत डूब गई जब 300 पे डॉलर गया। तो आप ही मुझे बता रहे थे कि लोग कह रहे हैं पाकिस्तान का थोड़ा सा केस डिफरेंट है श्रीलंका से। हमारी 215 या 225 तक भी जाएगी, 225 तक जाएगा डॉलर। अगर हमारी करेंसी 225 तक हो जाएगी $1 के बराबर में, तो हमारी मईशत डूब जाएगी। और बैंक का तो हमने वैसे ही बहुत पहले से ही सुन लिया है। तो मैं ये सोच रही हूँ अभी भी हम उनसे भी बहुत पीछे हैं। कह रहे थे कि 375 पे श्रीलंका का डॉलर गया है, श्रीलंका का रुपये पे गया था ना, तो बैंक करप्ट हो गया, तो हमारा 210 हो गया है। तो वो डॉलर वाला जो एक्सचेंज करते हैं वो कह रहे थे कि हमारा 225 पे भी मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन और है। हम 22-23 करोड़ लोग हैं, वो लोग, उनका जो कंट्री है वो छोटा सा है, बहुत छोटा सा, वो सरवाइव कर गए। अच्छा, वहाँ पे एक बात बताऊँ मैं, वहाँ पे इकोनॉमी उनकी जो बनी हुई थी, तो फिर भी वो काम करते थे, हमारी तरह नहीं थे, काम करते थे। एग्रीकल्चर में उनका बड़ा होता, पत्ती को लेकर, चावल को लेकर, फिर दूसरी चीज़ों में भी टूरिज़्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, तो वो भी डूबते डूबे। ठीक है, हम तो वैसे ही कंगाल चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और वीडियो से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी 71 के तो हैं, जब 75 तक पहुँचेंगे तो खुद ही किनारा कर लेंगे? देखिए, उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरह से वो रूल्स पे अमल करवाते हैं तो करते भी हैं सही। और बल्कि हमने तो यहाँ तक उनके बारे में सुना है कि पहले करते हैं फिर करवाते हैं। लेकिन वो पहले करें क्यों जब अभी 75 के हुए नहीं है? तो उन्होंने करवाया है अगर किसी से, तो 100% उम्मीद यही है कि वो अमल करेंगे भी सही। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर 80 साल, 90 साल, 100 साल किसी की उम्र होती है और वो मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल का हक बनता है और उन्हें तैयार करना चाहिए, उन्हें नक्शे कदम पे इनके चलना चाहिए। और जो यंग माइंड होता है ना, यंग ब्लड होता है, उसकी एक अलग होती है मामला। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। हाँ, और दूसरी चीज़ होती है कि इनके तजुर्बात शामिल हो। यंग ब्लड जल्दी थकता नहीं है, काम ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये है कि इनके तजुर्बात इनकी अपनी जगह अहमियत रखते हैं। अहमियत रखते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 नाम अभी तक जो मैंने देखा है, 2 नाम उभरते हुए मुझे दिखते हैं। एक अमित शाह जी का और दूसरा योगी जी का, जो हमने बड़ा उनका योगदान भी देखा है, बड़ा काम किया है उनने अपने कार्यकाल में। तो लगता है कि उन दोनों में से कोई होगा। ये तो मैं कहता हूँ ज़्यादा वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो एक आधी वीडियो हमने देखी है, मज़ीद पूरी देखेंगे, उस पर रिएक्शन देखेंगे। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।